नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय का बोर्ड के द्वारा जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया है उस पेपर का ब्लूप्रिंट के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि किस टॉपिक में से, किस किताब में से किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, ताकि हम बोर्ड परीक्षा की अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें। तो इसके लिए मैंने इस पूरे पेपर का विश्लेषण वो इस प्रकार से किया है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश इससे संबंधित 12 अंक के प्रश्न वो आपको पूछे जाएंगे, जिसके अंदर अपठित जो गद्यांश है उसमें से 3 बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ प्रश्न और 3 प्रश्न वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित पद्यांश में से भी 3 बहुविकल्पी प्रश्न और 3 वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो पुस्तक है उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक, जिसमें से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 वो बहुविकल्पी प्रश्न और 4 ही प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उस पूरी किताब में से आपसे छोटे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, उसमें से बड़े प्रश्न एक भी नहीं पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है निबंध, और निबंध से संबंधित 5 अंक का प्रश्न है वो आपके पूछा जाएगा। 4 आपके सामने विकल्प होंगे, उनमें से एक पर है वो आपको 300 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है। अब जो 12 के अंदर पाठ्यपुस्तकें हैं उसमें एक पाठ्यपुस्तक का नाम है अंतराल भाग 2। अंतराल में से 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 है वो बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ प्रश्न, 3 प्रश्न लघु उत्तरात्मक जो 6 अंक के होंगे यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 1 प्रश्न निबंधात्मक होगा जो अथवा में पूछा जाएगा और वह 303 अंक का होगा। अगली जो पाठ्यपुस्तक है उसका नाम है अंतरा भाग 2। यह 32 अंक की पुस्तक है। इसके अंदर 2 भाग है, पहला गद्य भाग है और दूसरा पद्य भाग है। अब गद्य भाग में से आपको 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो 4 अंक के होंगे, 1 निबंधात्मक प्रश्न होगा जो अथवा में होगा और 3 अंक का होगा, और 1 है वो सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, वो 5 अंक की होगी। अब है वो अंतरा भाग 2 में जो पद्य भाग है उस पद्य भाग में से 2 बहुविकल्पी प्रश्न, 2 प्रश्न है वो लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो 4 अंक के होंगे, 1 प्रश्न निबंधात्मक होगा जो 3 अंकों का होगा और 1 है वो सप्रसंग व्याख्या करनी होगी जो 5 अंक की होगी। अब अगली जो किताब है उसका नाम है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले वर्षों के अंदर इसमें से 8 अंक के प्रश्न है वो पूछे जाते थे, इस बार इनके है वो 2 अंक बढ़ाए गए हैं। अब इसके अंदर रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो 6 होंगे, जिनमें से 1 काव्य गुण का होगा, 1 काव्य दोष का होगा, 1 छंद का, 2 छंद के होंगे और 2 ही प्रश्न अलंकार के होंगे। अब अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है उसमें 1 काव्य गुण से संबंधित होगा, 1 है वो छंद से संबंधित होगा। अब उसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न काव्यशास्त्र में से 1 प्रश्न पूछा जाएगा जो अलंकार से संबंधित होगा और उसके 2 अंक निर्धारित है, यानी पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी एक अलंकार की आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने होंगे। अब है वो पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर है वो 80 अंक का होगा। अब पहला है खंड अ। खंड अ के अंदर आपसे 12 है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 4 अंतराल में से, 2 अंतरा गद्य भाग में से, 2 अंतरा पद्य भाग में से और 4 है वो अभिव्यक्ति और माध्यम में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक यानी MCQ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी में किसने है वो आग लगाई? तो भैरव ने आग लगाई, सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है भसीण का क्या अर्थ है? तो भसीण का अर्थ है वो कमल ककड़ी होगा। अगला प्रश्न है खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहाँ की देन है? खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, किस कवि की पंक्ति है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है, जिसको उन्होंने सरोज स्मृति कविता के अंदर कहा है। रघुवीर सहाय कौन से सप्तक के कवि है? तो रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि है। सप्तक का संकलन है वो अज्ञे ने किया था और जिसके अंदर एक ही विचारधारा के 7 कवियों को उन्होंने शामिल किया था। अगला प्रश्न है जहाँ कोई वापसी नहीं निर्मल वर्मा के यात्रा संस्मरण संग्रह से लिया गया है। तो कौन से संग्रह में से लिया गया है? धुंध से उठती धुन संग्रह में से लिया गया है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आज के अतीत है वो भीष्म साहनी की आत्मकथा है। मालवा के उजाड़पन का कारण क्या था? तो मालवा के उजाड़पन का कारण लेखक ने खाऊ उजाड़ू सभ्यता को है वो बताया है। समाचार पत्र के ककार है वो कौन सा नहीं है? तो यह जो किसे है यह समाचार पत्र का ककार नहीं है। समाचार लेखन के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ और क्यों, ये 6 ककार है और इसी के आधार पर किसी भी सूचना या समाचारों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है विशेष रिपोर्ट के प्रकार है वो कौन से है? तो विशेष रिपोर्ट के प्रकार उपयुक्त सभी है, यानी खोजी रिपोर्ट भी है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी है और इन डेप्थ रिपोर्ट भी है। अगला प्रश्न है नाटक में किस प्रकार का काव्य है? तो नाटक श्रव्य और दृश्य काव्य है, यानी सुनने और देखने दोनों ही माध्यम का काव्य है। कहानी का केंद्रीय बिंदु है वो क्या होता है? तो कथानक है वो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है, यानी पूरी कहानी कथानक पर टिकी होती है। अब खंड अ का दूसरा प्रश्न है जो रिक्त स्थान से संबंधित है। इसके अंदर काव्यशास्त्र से संबंधित सारे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 ही अंक निर्धारित होते हैं। तो जिस रचना को पढ़ने से उत्साह की अनुभूति होती है तो वह कौन सा गुण होता है? तो उत्साह की अनुभूति होने पर ओज काव्य गुण होता है। अजा सहेली ता रिपु जननी भरतार ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार, पंक्तियों में कौन सा दोष है? तो पंक्तियों में क्लिष्टत्व दोष है, यानी यहाँ कठिन शब्दावली का प्रयोग, पहेली का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ समझना आसान नहीं है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं 14 और 12 मात्राओं पर यति हो, वहाँ कौन सा छंद होता है? तो गीति का छंद होता है जिसके अंदर 26 मात्राएं होती है। दोहा और रोला छंदों के मेल से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है। इसको याद रखने का सूत्र है कंदोरा। क यानी कुंडलिया, दो यानी दोहा और रो यानी रोला, इनके मेल से बनता है। जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय अथवा उपमेय को उपमान सिद्ध करके उपमेय की उत्कृष्टता का वर्णन है वो होता हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। यह अनिवार्य हिंदी के अंदर भी है और हिंदी साहित्य के अंदर इस बार नया शामिल किया गया है। अब इसी प्रश्न पत्र का तीसरा जो प्रश्न है उसके अंदर अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। अब 2 प्रश्न है वो काव्यशास्त्र के है और 4 प्रश्न है वो अभिव्यक्ति और माध्यम से होंगे। पहला प्रश्न है माधुर्य गुण को परिभाषित कीजिए। तो जिस रचना को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है वहाँ माधुर्य गुण होता है। छंद में यति का अर्थ क्या है? तो यति का अर्थ है वो ठहराव है, यानी जहाँ पर रुकते हैं उसको छंद की भाषा में यति कहते हैं। अगला प्रश्न है कहानी के कौन से तत्व होते हैं? नाम लिखने हैं। तो कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद योजना और चरमोत्कर्ष ये कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। अब अगला प्रश्न है कविता क्या है? तो मन के भावों
और संवेदनाओं को प्रकट करने का जो माध्यम है वह कविता है वो कहलाती है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार है वो 3 प्रकार के माने गए हैं। अगला प्रश्न है, फीचर से आप है वो क्या समझते हैं? तो ऐसी रचना जो सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, आत्मनिष्ठ लेखन हो और जिसका काम सूचना देना एवं लोगों को शिक्षित करना हो, वह रचना है वो फीचर कहलाती है। अब अगला प्रश्न है चौथा, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर देने हैं। इसके अंदर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 3 है वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है, कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन है वो बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहू कहों रहनी रहोगे। मैं क्या कभी भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर? और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा, मैं फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं? इस के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक को किसकी याद आती है? तो लेखक को हिमालय की याद आती है, यह गद्यांश में बताया गया है। कबहू कहों यहीं रहनी रहोगे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास है। कवि को क्या देखकर हिमालय की याद आती है? तो ठेले पर बर्फ को देखकर कवि को है वो हिमालय की याद आती है। अगला प्रश्न है, कवि ने दर्द को भूलने का बहाना है वो किसे बताया है? तो ठेले पर हिमालय की बात करने पर हंसने को है वो कवि ने दर्द को भूलने का बहाना बताया है। कवि का मन कहाँ पहुँचने की बात कर रहा है? तो कवि का मन है वो हिमालय के हिम शिखरों की ऊंचाई पर पहुँचने का कर रहा है। उक्त गद्यांश का उचित है वो शीर्षक क्या हो सकता है? तो ठेले पर हिमालय इस गद्यांश का सबसे सटीक शीर्षक होगा। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के है वो आपको उत्तर लिखने हैं। अब पद्यांश है वो इस प्रकार से है कि सबन के ऊपर ही ठाडो रही बेके जोग ताही खरु कियो छे हजारी न के नियरे जानी गैर मिसिल गुसिले गुसाधारी मन किनो ना सलाम न बचन बोले सियरे भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे तमकते लाल मुख सेवा को निरखी भये स्था मुख नौरंग सिपा मुख पियरे। तो इस कवितांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके अंदर भूषण ने शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है और जब औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया, 6000 मनसब के साथ खड़ा कर दिया, तो शिवाजी है वो क्रोधित हुए। इसी बात का इसके अंदर वर्णन है। तो कवि ने किसकी वीरता का वर्णन किया है? तो कवि ने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। और कवि कौन है? भूषण है। सिपाहियों के मुख है वो पीले क्यों पड़ गए थे? शिवाजी के क्रोध को देखकर औरंगजेब के सिपाहियों के मुख है वो पीले पड़ गए थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के क्रोध का कारण क्या था? कारण ये था कि औरंगजेब ने शिवाजी को अपने स्थान के अनुसार उन्हें है वो नीचे के पद पर खड़ा कर दिया, यानी 6000 मनसबदारों के पास खड़ा करने के कारण शिवाजी है वो क्रोधित हो गए। अगला प्रश्न है, पातशाही शब्द का अर्थ क्या है? तो पातशाही शब्द का अर्थ है दरबारी लोग। भूषण ने महावीर के समान है वो किसको बताया है? महावीर यानी हनुमान जी के समान शिव जी को है वो पराक्रमी बताया है। उक्त पद्यांश का शीर्षक है वो क्या है? तो शिवाजी का शौर्य या फिर शिवाजी की वीरता या भूषण के कवित्व, कुछ भी हो सकता है। अब है वो खंड ब, प्रश्न संख्या 6 से 15 तक। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 40 शब्द के अंदर आपको उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का निर्धारित है। अब अंतराल में से 3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। मालवा में अल्पवृष्टि का क्या कारण है, समझाइए।
लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना है वो बतख से की है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखने हैं। इनके सटीक उत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ लें। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है वो कवि परिचय से संबंधित आएगा। केदारनाथ या विद्यापति, दोनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। और 10वां प्रश्न है वो लेखक परिचय से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल या असगर वजाहत का साहित्यिक परिचय लिखना है और ये दोनों है वो 2-2 अंक के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जहाँ पहुंच अनजान सिटीज को मिलता एक सहारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है वो चारों अंतरा भाग 2 में से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, राघव एक बार फिर आवो, पंक्ति के आधार पर माता कौशल्या की वीर दशा का वर्णन करना है। 13वां प्रश्न है, बालक कैसे बच गया, इस बात को आपको समझाना है। बालक बच गया लघु कथा के आधार पर। अगला प्रश्न है, कोटज के जीवन से मानव जाति को है वो क्या संदेश मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध है कोटज, उस कोटज के माध्यम से मनुष्य के लिए क्या संदेश बताया है। जिजीविषा और विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी समभाव रहने की बात को वो कोटज के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण सहित है वो समझाना है। अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का जहाँ बोध करवाया जाता है वह अन्योक्ति अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो ये अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है वो खंड स में से है। अब खंड स के अंदर 3 प्रश्न आएंगे, तीनों अथवा में आएंगे। 2 अंतरा भाग 2 में से आएगा और 1 प्रश्न है वो अंतराल में से आएगा। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको लगभग 60 शब्दों के अंदर देना है और अंक है वो 3 निर्धारित है। जैसे पहला प्रश्न है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, बसंत आया कविता के आधार पर वर्तमान संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालना है। इसी का अथवा में है, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा, पंक्ति के संदर्भ में नायिका की वीर दशा का वर्णन है वो आपको करना है। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। अगला जो 17वां प्रश्न है वह भी अंतरा भाग 2 के गद्य भाग में से पूछा जाएगा कि बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, संवदिया कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। संवदिया कहानी जो फणीश्वरनाथ रेणु की है उसके आधार पर इसका है वो वर्णन करना है। इसके अथवा में प्रश्न यह है कि मनुष्य प्रकृति और संस्कृति में परस्पर समन्वय नहीं होने से उपजे दुष्परिणामों को जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर समझाना है। अब अगला जो 18वां प्रश्न है यह अंतराल भाग 2 में से पूछा जाएगा और इसमें भी 2 प्रश्न हैं, दोनों में से आपको एक करना है और इसके भी 3 अंक निर्धारित है। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी, संदर्भ सहित विवेचन कीजिए। ये सूरदास की झोंपड़ी पाठ में से लिया गया है और सूरदास की अभिलाषाओं का इसके अंदर वर्णन करना है। अगला प्रश्न है इसी का अथवा में, गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर होते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर इसका है वो विस्तार से वर्णन है वो करना है कि गांव है वो किस तरीके से प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। अब अगला खंड द है जिसके अंदर गद्यांश और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 गद्यांश आएंगे, दोनों में से आपको एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहला प्रश्न है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था, हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। तो यह गांधी, नेहरू और यासिर अराफात पाठ में से लिया गया है और इसके लेखक है वो भीष्म साहनी है और यह अंतरा भाग 2 के गद्य भाग में संकलित है। इसके साथ इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों बातों का आपको उल्लेख पूरे प्रश्न के अंदर करना है। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है कि लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चन कर रही थी, तो यह दूसरा देवदास पाठ में से लिया गया है। यह दूसरा देवदास एक कहानी है जिसकी लेखिका का नाम है वो ममता कालिया है और ये भी अंतरा भाग 2 के गद्य भाग में संकलित है।
अब अगला जो प्रश्न है 20वां प्रश्न, यह एक पद्यांश की है, वो आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है और यह अंतरा भाग 2 के पद्य भाग में से पूछी जाएगी। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे। तो यह पद्यांश है वो यह दीप अकेला कविता में से लिया गया है और इसके कवि या रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब इसी के अथवा के अंदर जो पद्यांश पूछा गया है, आना कानी आरसी निहारी बो करोगे कोलो, कहा मो चकित दशा त्यों नदी ही डोली है। तो यह घनानंद के कवित्व में से है वो लिया गया है और यह भी अंतरा भाग 2 पद्य भाग में से लिया गया है। आप इन दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या है वो कर सकते हैं। अब अगला और अंतिम प्रश्न जो 21वां प्रश्न है, यह किसी विषय पर एक निबंध से संबंधित प्रश्न है। आपके सामने 4 विकल्प होंगे, 4 में से एक पर है वो आपको 300 शब्दों के अंदर निबंध लिखना है और इसके अंदर 5 अंक है वो निर्धारित है। तो पहला पूछा गया है महिला सशक्तिकरण, दूसरा है स्वच्छता की जीवन में महत्व, तीसरा है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप और चौथा है भारत में अस्पृश्यता एक गंभीर सामाजिक चुनौती। तो आप इन चारों में से किसी एक विषय पर अच्छे तरीके से निबंध है वो लिख सकते हैं। इसी के साथ ये मॉडल पेपर का विश्लेषण है वो समाप्त हुआ और इसी विश्लेषण और पाठ्यक्रम के आधार पर आप है वो बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करें ताकि आप 100 में से 95 प्लस 95 प्लस नंबर है वो आसानी से ला सकें। धन्यवाद।